बेटा देखिए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ना जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं, इट इज हाइपोथेसिस के ऊपर पूछा है उसने, थियोरेटिकल चीज़ें भी पूछी है, तो मैं जितना ज़्यादा समझा पाऊँ उतना समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से कोशिश है इसकी एमएल भार्गव और ये जो एमएल अग्रवाल के कॉम्बिनेशन जो पीडीएफ बनाए हैं मैंने, उसे एक बार रीड कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले देखो, आप लोगों ने ना 11th स्टैंडर्ड में एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उस समय पे क्या होता था ना बेटा, आप लोगों को हर एक ऑब्जर्वेशन को आप कंसिडर करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं पूरा का पूरा 8th स्टैंडर्ड और सेंटर पॉइंट स्कूल ले रहा था, ठीक है। मेरे को 8th स्टैंडर्ड सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर में, एक ही ब्रांच ले रहा हूँ मैं, उन सब लोगों का मैंने मार्क्स लिया, क्या मार्क्स है, ठीक है। उससे मैंने एवरेज निकाल दिया। मे बी अपन अलग अलग चीज़ें निकाल सकते थे, मीन निकाल सकते, मोड निकाल सकते, मीडियन निकाल सकते, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें निकाल सकते थे। ये चीज़ अपन लोगों ने कब किया था? ये चीज़ अपन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया था, जब हम सब लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, फिर उससे हम लोग चीज़ें बता पा रहे थे। बट हमेशा ये फीजिबल नहीं होता है कि हम सब लोगों का ले पाए। टाइम इश्यूज बोलो, मनी इश्यूज बोलो, जो भी इश्यूज के कारण, ठीक है, हम लोग कंस्ट्रेंट्स के कारण वो नहीं कर पाते। तो ऐसे समय ना हम लोग ये जो पूरे लोग थे उसकी जगह पे थोड़े से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उन लोगों का निकालते हैं कि क्या तुम्हारा मे बी मीन आ रहा है, और उसे एक अंदाजा बता देते हैं कि इसके आसपास मीन आ रहा होगा। यहाँ सॉरी क्या, एक सेकंड, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन मतलब क्या, जो सब लोग हैं उससे नहीं ले रहे, पॉपुलेशन का एक सबसेट जिसे हम बोलेंगे सैंपल के थ्रू हम लोग चीज़ें डेटा निकाल रहे हैं और फिर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो 8th के 5 सेक्शंस थे, मैंने मे बी अलग अलग तरीके होते सैंपल लेने के, मैं मे बी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में गया, उन लोगों का एवरेज निकाला और खत्म, ठीक है, इसके आसपास होगा बोल दिया मैंने। या फिर मान लो ऐसा होता है मैं हर क्लास के 5-5 बच्चों को रैंडमली चूज किया, उससे कर लिया। या फिर मुझे पता है कि टोटल मिला के 100 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें 60 लड़के हैं 40 लड़कियां हैं, तो मैं रैंडमली 6 लड़के 4 लड़कियां चूज कर लिया, ये हो गया। या फिर मुझे पता है सीपीएस के जो मेरे पास बच्चे आते हैं वर्धमान नगर के, उनका ले लिया मैंने एवरेज और उससे मैंने कर लिया, ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि करना। या मेरे को पता है कि मे बी मेरे पास में सूरजन पड़ता है, मैं सूरजन को बोला सूरजन तू लेके आ जा, तो सूरजन ने और 5 लोगों को बोला तुम लोग और 5-5 लोगों के लेकर दो। ऐसे अलग अलग तरीके अपन थियोरी में सीखने वाले हैं। बट आई होप पहले आप लोगों को पॉपुलेशन एंड सैंपल के बीच का डिफरेंस समझ गया है। शुरू करने के, हाँ, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है। पॉपुलेशन इज ऑल, सैंपल इज अ सबसेट, ठीक है ना। सैंपल जितना बड़ा आप लोगे ना, वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उतना ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट डेटा आएगा। कि कभी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो मैंने एक बोला कि मैं सिर्फ सेक्शन ए में गया, उन लोगों से पूरा डेटा ले लिया और फिर वो मान लिया कि अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो। समहाउ ऐसा हो सकता है कि सेक्शन ए में बहुत सारे टॉपर्स भरे हुए थे, यानी भले उन लोगों ने वैसे डिविजन नहीं किया हो, बट कई बार हो जाता है कि सेक्शन ए मान लो फॉर एग्जांपल में कई बच्चे बहुत अच्छे थे और बच्चे ठीक ठाक वाले बचे हुए थे, उनका निकाला ओवरऑल एवरेज ज़्यादा अच्छा आ गया। इसकी जगह पे अगर मैं मान लो सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों ले लिया होता, सैंपल साइज और बढ़ा लिया होता, तो मेरी एक्यूरेसी और बढ़ना शुरू हो जाती थी, ठीक है ना। चलो नेवर माइंड, एक आपको पॉपुलेशन समझ में आ गया है, एंड यस ऑब्वियसली पॉपुलेशन कुड हैव बीन फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये चीज़ें आप लोग इतना ये स्ट्रेस नहीं है इन चीज़ों का। सैंपल का एक बेसिक मतलब समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, जब मैं कोई भी सैंपल ले रहा हूँ तो 2 टाइप के मैं सैंपल्स ले सकता हूँ, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि सब जितने भी पॉपुलेशन में लोग थे उससे जो सैंपल बना रहा हूँ उसमें हर एक इंसान की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, ठीक है, ऐसा ना हो करके मैं बायस्ड हूँ किसी की तरफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अनबायस्ड, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैन बी बायस्ड। अब वो बायस होने के मल्टीपल रीजन अगेन हो सकता है कि मे बी मेरे को कंस्ट्रेन है कि मैं सेंटर पॉइंट स्कूल तक जा नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं मे बी यहाँ बैठे बैठे जो मेरे को मिल रहा है बंदा जो मेरे घर के आसपास सेंटर पॉइंट वाला रहता है उनको उठा लिया 8th स्टैंडर्ड वाले और उनका कर रहा हूँ, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा, क्योंकि मे बी गणेश पेट के आसपास लोगों का सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है और वही वर्धमान नगर सदर या मान लो कहीं और के जो हो गए उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है, ठीक है। एक चीज़ होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा 1000 बच्चे थे, ठीक है, 1000 बच्चों के नाम चिट्ठी पे लिखे हम लोगों ने, एक चिट्ठी निकाली, 100 चिट्ठियाँ रैंडमली निकाल दी, तो जो बच्चे आए वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए मेरे सिलेक्ट हो गए। एक है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तो मे बी मैंने क्या किया, रोल नंबर्स होंगे मान लो 1 से लेकर 1000 तक के, मेरे को 100 लोग चाहिए थे, मैंने पहला चिट्ठी निकाला,
जो भी आए उसमें +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 करके जितने हो रहे थे उतने सबको सिलेक्ट कर लिया, तो दैट बिकेम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेरे लिए। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड कहते सैम्पलिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है, उसमें 600 लड़के 400 लड़कियां हैं, तो व्हेन आई एम चूजिंग अ सैम्पल व्हाट आई एम डूइंग इज 60 लड़के और 40 लड़कियां चूज कर रहा हूं। अब ऐसा ही इसमें 60 लड़के कैसे चूज कर रहा हूं, तो मे भी अब मैंने 2 अलग अलग सैंपल्स बनाए हैं, जिसमें 600 लड़के हैं, एक में 400 लड़कियां हैं। अब ये 600 में से रैंडमली मैं 60 लड़कों को चूज कर रहा हूं और ये 400 में से रैंडमली 40 लड़कियों को सिलेक्ट कर रहा हूं। एट द एंड जो रेशियो में ओरिजिनली था 6:4 एंड 3:2, वही रेशियो मेरा अभी भी मेंटेन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। बेटा क्लस्टर सैम्पलिंग मतलब ये जो मैंने आपको सेक्शन बताया था ना, ABCDE करके, मान लो 5 सेक्शन है, ठीक है, तो पांचों सेक्शंस में से मैंने 20-20 लोग उठाए हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया, सबके सब जो क्लस्टर्स थे ना, A सेक्शन एक क्लस्टर था, B सेक्शन एक क्लस्टर था, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे आपको बताता हूं मैं हर क्लस्टर से उठाने का फायदा। देखो इट इज प्रीटी पॉसिबल, जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैन इंटरनेशनल में ना दे डिवाइड अकॉर्डिंग टू योर स्कोर इन योर सेक्शंस। ए वाले इसमें बिल्कुल जो टॉपर्स वाले रहते हैं, बी में थोड़े से कम और सी में और कम, एंड इट इज अगेन प्रीटी पॉसिबल कि शायद से उनके इसमें ए वालों को बेस्ट टीचर्स पढ़ा रही हो, बी में अ लिटिल लेस, सी में पैथेटिक, जो भी है मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, वैसे ए में ही वैसा ही है, बट छोड़ो जान दो। तो देखो अब उसमें क्या हो जाएगा ना, अगर मान लो मैं क्लस्टर सैम्पलिंग की जगह पे मैंने रैंडमली ए को ही सिलेक्ट करके उसमें 20 लोगों को सिलेक्ट कर लिया होता तो मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। तो उसकी जगह मैंने क्लस्टर्स में से तीनों को डिवाइड करके लिया, तो मेरे को ऑन एन एवरेज जो आना चाहिए था वो आ गया है। सॉरी स्ट्रैटिफाइड वाला, उसमें कुछ भी नहीं है बच्चा, तेरे को जिस रेशो में जो लोग प्रेजेंट है उस रेशो में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो कास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कास्ट के रिलीजन जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, मान लें इंडिया में रेशो हिंदू 80%, सिख 10%, मुस्लिम 8% और ईसाई क्या होता है क्रिश्चियंस 2%। तो अब ऐसे है, तो मैं अगर 100 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वही 80 ये 10 ये 8 ये 2 ये को लूँगा मैं, और फिर उससे जो भी मुझे ने कुछ डिराइव करना था वो, ठीक है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो मेरे कन्वीनियंस में था, जो मेरे रीच में था, उन लोगों को उठाया, भाई ये हो गया। नेक्स्ट है वॉलेंटरी सैम्पलिंग, मैंने पूछा कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे, इजीली अवेलेबल थे, जो लोग थे वो लोगों ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग बेसिकली क्या हो जाता है पता है क्या, नाउ दिस जैसे तुमको इंडियन आइडल में होता है, तो वो उसमें फॉर एग्जाम्पल मे बी यू आर अ वेरी गुड सिंगर, बट जो जजेस बैठे हैं उन लोगों को तुम्हारा ठीक नहीं लगा, तो दे विल नॉट सिलेक्ट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। अगर आप ठीक लग गए, आपने पैसे से खिलाए हुए हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या हो जाता है, जैसे मैंने भी सूरजन को बोला, मैंने ऐसे 5 बच्चे चूज किया, अपना सैम्पलिंग करना है, तुम 5 हो, जाओ तुम और 5 लोगों को लेकर आओ, तो इन 5 ने और 25 को लेकर आए, फिर उन 25 को बोला गया तुम 3 2 को लेके आओ, ऐसे करके 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो स्नोबॉल क्यों बोला जाता है ऐसे, जैसे ऐसा बोलते हैं टॉप ऑफ द हिल माउंटेन जो भी रहेगा जहाँ पे स्नो है, वहाँ से छोटा सा बॉल करके रोल करोगे, स्नो चिपक के नीचे आता है, बड़ा हो जाएगा, तो उसके थ्रू नाम पड़ा हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग मतलब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वाला था कि जिस रेशियो में प्रेजेंट है उस रेशियो में आ रहा है क्या। नॉन रिप्रेजेंटेटिव मतलब रैंडम सा रहेगा, उसके अंदर ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। बायस्ड एंड बायस्ड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। देखो तुम लोगों को याद है 11th स्टैंडर्ड में तुमने मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस निकाला था, तब तुम पूरे ऑब्जर्वेशंस का मतलब तुम पॉपुलेशन का निकाल रहे थे, तो उसे बोला जाता है पैरामीटर, ठीक है। यही जब तुम लोग कोई सैंपल सिलेक्ट करके उसका निकाल रहे हो तो उसे बोला जाएगा स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो पैरामीटर इज बेसिकली द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल। माय बेसिक क्वेश्चन इज कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, पैरामीटर या स्टैटिस्टिक। सर पैरामीटर या स्टैटिस्टिक में सबका ले लिया ना मैंने, सब कुछ जो है सब आ गए, उसमें अतरंगी लोग भी आ गए, बढ़िया लोग भी, सब लोग आ गए। स्टैटिस्टिक का हो सकता है कि उसके बहुत पास हो या कभी कभी उसके बहुत दूर भी हो सकता है, ठीक है, कोई डाउट है क्या। हाँ यहाँ तक अपनी लाइफ सेट है। नेक्स्ट चीज बेटा, पैरामीटर जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इसका जब मीन जो रहता है इसे हम लोग ग्रीक अल्फाबेट से डिनोट करते थे। मीन याद है तुम लोग को, वो ऐसा दिखता था, जो भी दिखा होगा भी वो चीज। स्टैटिस्टिक को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिमेंबरिंग, लाइक तुमको जब डेटा वेटा दिया रहा है, फॉर्मूला दिया है, तुमको समझ में आ जाए उससे, उससे बताया जा रहा है, ठीक है। अब रुक जाओ, मैंने ना आगे कहीं तो भी एक सेकंड इसके
ये पीडीएफ में नहीं, मैं दिखाता हूँ बस। उसके पहले ना एक बार के लिए ये पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का आप लोग ना डिफरेंस देख लीजिए, आई थिंक इट विल हेल्प यू, एंड नॉट दैट इट इज समथिंग वेरी क्रेजी। पॉपुलेशन में ऑब्वियसली कुछ भी नहीं रहेगा एरर, क्योंकि तुम सबका लिया है, अनलेस आपने कोई मैनुअल एरर कर दिया है तो बचा हुआ, अगर नहीं तो ये पूरा एक्यूरेट रहेगा, जबकि सैंपल में एरर्स आ सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट का मतलब मत मैंने नहीं बताया, बता दूंगा अभी मैं। Again, they shouldn't ask you to write the difference between, write any 4 points of difference, but assertion reason टाइप में कुछ आ सकता है, ठीक है। अब देखो, तुम पॉपुलेशन से जब डेटा लेते हो, तुम फाइनल आंसर बताने के लिए लेते हो, मतलब कोई भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए करते हो, ठीक है। बट यही चीज़ अगर तुम लोग सैंपल से ले रहे हो, तो सैंपल से जब तुम लेते हो कोई कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए नहीं, तब तुम इन्फर करने के लिए कि पॉपुलेशन कैसा होगा उसके लिए करते हो, इसलिए इसका नाम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। यू ट्राई टू इन्फर, ठीक है ना, इन क्या प्रेडिक्ट, यस, कि कैसा रहेगा, ये दिया गया है। जैसे मैं 1 मिनट आप लोगों को ना मैं वो दिखाता हूँ। यस, अब ये देखिए, जैसा मैंने कहा सैंपल का जो भी लिखते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, पॉपुलेशन का अपन लोग कैसे लिखते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट से। देखो मीन कैसे लिखा जा रहा है, प्रपोर्शन मतलब रेशियो टाइप समझ लो आप लोग, ठीक है ना, कि वो 40 लड़के 60 लड़कियाँ, तो प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स वगैरह, या बॉयज़ टू ऑल रादर बोलना चाहिए, तो वो चीज़ें। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डीविएशन, ये वैसे मैंने लिखवाया था, कोई लिखना चाहता है अभी, एनीवन? यस, वेटिंग, जल्दी लिख लेना बस ये। और भी कुछ ऐसा होगा जो पहले भले ही बताया हो, क्योंकि चैप्टर बताया ही था, बट आपके हाथ में नहीं है तो आप मुझे रोक लेना और लिख लेना उस चीज़ को। तुम लोगों का पहला पेपर 24, 22 और फिर मैथ्स का पेपर 9, हाँ नहीं, क्योंकि इन लोगों का 11 को है 10th वालों का, पर उनको इतना स्ट्रेस नहीं है। चलो ओए 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 शांत, ये अल्फ़ाबेट्स ना मैं वैसे ही याद किया है, हाँ जब वो स्टेटमेंट्स लिखे हुए आते तब ना, हाँ वो इशू आता है। मैं बताता हूँ वो भी, और हर बुक में आंसर्स अलग अलग है उसका आंसर, हाँ मैं बताता हूँ तुमको। उसमें अलग तरीके से किया हुआ है, उस सवाल में अगर तू देखेगा अलग तरीके से, इंटरनेट पे सेम क्वेश्चन के आंसर 4 लोगों ने 4 अलग अलग तरीके से किया है, तो उसका भी अलग अलग, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखो उसका बहुत प्रॉब्लम है। योग, शांत ना बच्चा, नहीं शांत है ना बेटा, उसने नहीं लिखा ना आज तक है, तो फिर क्यों वापस से लिख रहा? अच्छा पहले ओवर राइट करा था उसके ऊपर, ऐसे बच्चा वेरिएंस वो एस स्क्वायर, और वहाँ पे न का जो रहता है ना ऐसा हिंदी के न का, वो वाला स्क्वायर। क्या बेटा? x1 नहीं μ1 है बेटा, μ1 नहीं म्यू आई बोलते थे, म्यू लिख ले तू। ओके चलिए गाइस प्लीज शांति। यस अब देखो ये पैरामीटर स्टैटिस्टिक मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है, ठीक है, आप लोग खुद पढ़ोगे भी ये डेटा को, थ्योरी को, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन या सैम्पलिंग एरर, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया है ना बेटा, अगर मान लो मैं कोई सैंपल लेता हूं तो उससे आंसर एग्जैक्टली एक्यूरेट या सेम ऑफ पॉपुलेशन नहीं आएगा,
थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आने ही वाला है। हाँ ठीक है, गलती से तुक्के में आपने ऐसा सैंपल लिया और उसका भी सेम आ गया, वेरी रेयर। इनफैक्ट अगर आप 2 सैंपल्स भी लोगे तो वो 2 अलग अलग सैंपल्स यानी वो फॉर एक समझ जाएगा, एक सेकंड गाइस, ये देखिए ये मेरा पूरा पूरा पॉपुलेशन है, मैं ये सैंपल ले रहा हूं, ये सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस रहने वाला है। मैं अगर 2 सैंपल्स के बीच में भी कंपेयर करूंगा तो भी डिफरेंस रहेगा, वो दोनों सैंपल्स टोटली अलग अलग वाले हो डेटा या उनके बीच में कुछ कॉमन भी हो, ठीक है, डिफरेंट रहने वाला है। मुझे एक ऐसी मेरे को रैंडम देखना क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कभी लाइफ में पूछेगा, ये ब्लैक वाले सैंपल का आंसर ज़्यादा एक्यूरेट रहना चाहिए या ग्रीन वाले सैंपल का? क्यों? सैंपल का साइज बड़ा है इसलिए, मैं वही ऐसे ही मैं तो रैंडमली दे देता हूँ, ठीक है, चलिए नेवर माइंड। तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है आप लोगों को सैम्पलिंग एरर के बारे में। अब सुनो, देयर इज समथिंग कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एमएल अग्रवाल में नहीं है, उसके बारे में कुछ भी मैं आप लोगों को एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आगे जब ये वर्ड वगैरह आए तब आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ना, एक पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। मान लो पॉपुलेशन है 10 बच्चों की, ठीक है, सर इतनी छोटी थी, हाँ बस अब 10 है। अब मैंने डिसाइड किया मैं सैंपल बना रहा हूँ 3 का, ठीक है। नाउ इट इज अप टू मी इफ माई सैंपल इज गोइंग टू बी विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। सब विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो अगर 10 नंबर से 1 से लेके 10, ठीक है, कार्ड्स पे लिखे हुए थे, मैंने पहले एक कार्ड निकाला 5 आया, अगर मैं वो 5 को बाजू में रख के अब दूसरा कार्ड निकाल रहा हूँ तो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तब 5 वापस नहीं आ सकता है। बट यही 5 को जो निकाला था वही 5 को डाला, पत्तों को पीसा, फिर वापस से निकाला 5 आ गया, फिर डाल दिया, फिर पत्ता को अब 7 आ गया, 5 5 7, तो ये विथ रिप्लेसमेंट हो गया था, ठीक है। वो विथ रिप्लेसमेंट का एग्जांपल अपन वहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसलिए मैं वही दे रहा हूँ। 10 लोग थे, अब मैं 3 3 3 3 अगर चूज कर रहा हूँ तो देखा जाए तो मेरे 1000 सैंपल्स बन जाएंगे। सब मतलब क्या, देखो मेरा पॉपुलेशन का साइज है अभी के लिए 10, मुझे 3 मेंबर्स का सैंपल बनाना है। यहाँ पे 1 से लेके 10 कितने भी लोग आ सकते थे, यहाँ पे भी 1 से लेके 10, यहाँ पे भी 1 से लेके 10, तो 10 ये विथ रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली, तो 10 की पावर 3, ये विथ रिप्लेसमेंट की ही बात करने वाले अपन लोग। 10 की पावर 3 मतलब 1000 3 3 के सैंपल्स मेरे बन सकते हैं। समझा ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं? फाइन। अब ये सैंपल्स जो रहेंगे, अगर मैं मीन की बात करना चाहता हूँ, अगर मैं ओरिजिनली मीन की, तो इसका मीन जो निकलेगा ये 10 इनका, और ये जो 1000 के जो है ना, ये 3 3 का पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके 1000 ग्रुप्स हो गए। इसका पहला एक मीन होगा कुछ तो भी, इसका दूसरा मीन होगा, इसका तीसरा मीन होगा, इसका चौथा मीन होगा, जैसे 1000 मीन्स तक के जाने वाले हैं। ये हजारों मीन्स जो है, इनका मीन अगर मैं निकालूंगा तो मेरा दोनों का आंसर सेम आएगा। सर समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, और तो उससे मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा पाऊंगा आप लोगों को। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉपुलेशन में से 3 मेंबर्स है, 3 6 और 9, मुझे 2 साइज का सैंपल बनाने के लिए कहा गया है। तो मुझे पहले बताओ कितने सैंपल्स बनेंगे आप लोगों के? तो देखो विथ रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे कोई भी 3 लोग आ सकते थे, यहाँ पे भी कोई भी 3 लोग, तो 9 सैंपल्स बन जाएंगे। चलो अपन लोग 3 6 और 9 के वो 9 बनाते। तो पहले मेरा ये पॉपुलेशन था, ठीक है ना, 3 6 9, सैंपल 1 जो जाओ, ये सैंपल 9 है मेरे, ठीक है ना। पहला सैंपल 3 3 3 6 3 9, फिर 6 3 6 6 6 9 9 3 9 6 9 9। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है? अब इनका मैं मीन निकाल रहा हूँ। इनका मीन, पहले वाले का मीन कितना हो जाएगा बेटा मेरा 3, इसका मीन मतलब एवरेज होता है, याद है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4.5 6 4.5 7.5 सर 7.5
9 6 7.5 है ना, 9 + 6 15, 15/2 7.5, ठीक है ना। शांत शांत शांत। अब देखो मैंने इसका मीन निकाला, इसका मीन, पॉपुलेशन का मीन कैसे डिनोट होता था वैसे, ग्रीक अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ग्रीक। तो मैंने यहाँ का मीन निकाला, मीन 3 + 6 + 9/3 विच इज़ वॉट 6। अब देखो मैं इनका मीन निकाल रहा हूँ, ठीक है, अलग 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 सैम्पल्स का मीन निकाल रहा हूँ। तो देखो पहले तुमको सबको ऐड करना है, 0.0 यहाँ पे 2 ऐड हो गया, 2 5, 5 + 4 9, 15 19 25 32 38 45 54, ठीक है ना। अब इसका मीन देखो 54/9 ऑब्जर्वेशन थे, 9 ऑब्जर्वेशन 6, सेम आ रहा है। ये लास्ट ईयर केस में पूछा गया था, डेरिवेशन नहीं या एग्जाम्पल ऐसा नहीं था, एमसीक्यू क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, कि मेरा ये पॉपुलेशन का मीन फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो मेरे सैंपल्स के मीन का मीन जो भी वर्ड होता है उसका बताऊंगा उसको कितना होगा, तो वो भी 8 होने वाला है। तो वो चीज़ हमको दिया गया है। इसके सिवाय स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस के बारे में भी है, पर उसके पहले आप लोग पहले ये चीज़ देखो। देखो अब ये जो अपन ने ये बनाया था ना बेटा, ये सैंपल 1 का मीन, सैंपल 2 का मीन, उसी को अगर टेबल फॉर्मेट में बनाता था मैं, ठीक है, जैसा ये यहाँ पे दिया गया है, ये देखो सैंपल 1 का मीन, सैंपल 2 का मीन, सैंपल 3 का मीन, तो इससे बोला था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, याद है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वैसा ही हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक ये ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ यस, यहाँ पे 3 और 3 का मीन नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 और 6 का यहाँ पे 4.5, वैसे कर करके, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और एंड पॉपुलेशन का मीन आर सेम इन वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके सिवाय बेटा ये याद है आप लोगों को, एस स्क्वायर का मतलब क्या होता था, वेरिएंस, ठीक है ना। तो देखो अभी के लिए सैंपल्स का वेरिएंस इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन का वेरिएंस अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं है, सैंपल का साइज। मेरा जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में सैंपल का साइज क्या था, 2 का था, तो सैंपल का साइज रहेगा। और अगर ये चीज़ ये होगी, दोनों जगह अंडर रूट ले लूंगा, तो एस एस सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट सिग्मा हो जाएगा अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ एरर किसको बोलते हैं? वो रुक जाओ, नहीं अपन स्टैंडर्ड एरर पे आने के ही अभी तक है, वी हैवंट कम ओवर देयर। नहीं, सिग्मा ओवर रूट एन रहता है, बट अपन वहाँ पे पहुँचने के ही अभी, अपन ने वो डिस्कस किया नहीं, यहाँ पे दिया हुआ भले ही है। यहाँ तक ये ठीक है बेटा आप लोगों को, हाँ। तो गाइस प्लीज़ अगर आप में से कोई बच्चा ये चीज़ लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि ये देखो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मीन थी ना, मीन का मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, मतलब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स था वो जो बना था उसका वेरिएंस ये इतना हो जाएगा। और एक और वहाँ पे दे दिया आपको मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे दिया है, वेर एन इज द सैंपल का साइज। 9 सैंपल्स बन रहे थे वो नहीं, मेरा एक सैंपल का साइज 2 था, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चा लोग, 2 हो रही है। एक सेकंड जो जस्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल भी दिखाता हूँ, बचा हुआ देखो वो गंदा यार, वो नहीं निकाल रहा मैं वेरिएंस वगैरह, तुम निकाल सकते हो, वो देख लो, वो आप लोगों का वेरीफाई कर जाएगा, सिर्फ इतना दिखाना चाहता था मैं, ठीक है। तो गाइस इसमें से कोई फॉर्मूला वगैरह अगर आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो, बट अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना वो चीज़ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में वैसे मेरे से तो मार्क्ड ही है, बट स्टिल आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा। हाँ तू क्या करती, नहीं वेरिएंस होता है ना बेटा। बेटा चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ वैसे, तो मैं नहीं पता, 1 घंटा तो और है।
चलिए यहाँ तक है, ठीक है, कोई लिख लो लिख लो लिख लो। Sorry. चलिए ओए बढ़ाए आगे। अब देखो ये एग्जाम्पल अपन ने कवर कर ही लिया है सॉर्ट ऑफ। अब ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताए थे, इसमें वो ही है मीन का वैल्यू मीन के बराबर होना चाहिए। देखो द रिकॉर्ड ऑफ वेज ऑफ मेल पॉपुलेशन फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व शेप था, ठीक है। अपन सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम में थोड़ा सा और देखेंगे, पर उसमें भी अगर नहीं समझा तो बहुत स्ट्रेस मत उठाना, ठीक है। बेल शेप लेता था जिसमें मीन मोड मीडियन एक ही के ऊपर आ जाता था। ये हमने वैसे ये वाला क्या नाम है, मोहता अपन ने जो किया था प्रोबेबिलिटी के आखिरी एक्सरसाइज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें, वो वैसे वाली चीज़ है, बट मेरे को उससे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे छोड़ो, इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये किसका है, सैंपल का है या पॉपुलेशन का है बेटा? पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन की बात की है। इफ यू कंसिडर अ रिकॉर्ड ऑफ 50 मेल्स, अब देखो पहले पॉपुलेशन था, अपने को नहीं पता कितना था, बट अब कितना हो गया है, 50 हो गया है। मेरे सैंपल का साइज 50 हो चुका है, ठीक है ना। एक सैंपल यानी n की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो अब बताओ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस सैंपल कितना रहेगा। देखो हम लोगों को मीन तो पता है, मीन दोनों के इक्वल रहने वाले हैं, तो मेरा मीन हमने अभी सॉरी अब भी देखा हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू ये, नहीं इसका मीन क्या, ये फाइन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 70 रहेगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, वेरिएंस देखा था वैसे तो, ठीक है ना। हमने कहा था एस स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। तो इसका मतलब एस इज सिग्मा ओवर रूट एन चल रहा था हमारा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 15 अपॉन रूट 50। रूट 50 मतलब 5√2, ये 1 था 3 था, राशनलाइज करूंगा 5√2 अपॉन 2। बेटा देखो √2 √3 √5 की वैल्यू का पता हो ना, 10 तक तो बहुत काम में आता था। 11 12 में मैं बोलूँगा नहीं कि तुम्हारे को हमेशा वैसी वैल्यूज आएगी, बट येस इट विल वर्क। तो जिनको नहीं पता है, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.41, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73, √5 की वैल्यू 2.23, मेरे को यहीं तक याद है, ठीक है। मैं निकालना सिखाने वाले हो अभी, बट एक बार के लिए देख लो अभी आप लोग, किसी को ये लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों √2 की वैल्यू डालोगे, जो आंसर लाएगा सो आएगा। एग्जैक्टली सेम वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चल रहा है। कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन लिखना चाहता है और आंसर लिखना चाहता है इसमें से, प्लीज़ हैंड रेस करो, मैं रुक जाऊंगा। दिव्या बेबी क्यूटी क्यूटी कुछ लिखना है? अबे मैंने बोला नाम इसलिए लिखना ही नहीं, तेरे को लिखने की इच्छा है तो बोल, नहीं तो नहीं, नहीं है। हाँ बढ़ाऊँ मैं आगे, ठीक है। अब देखो गाइस, अब बेटा ये सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम के पहले एक सैम्पलिंग एरर देख लो, स्टैंडर्ड एरर, सॉरी स्टैंडर्ड एरर का डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है अभी का, तुम एक बार का ये ध्यान रख लो, अपन आगे स्ट्रेस जो रहना है जहाँ पे वहाँ पे ले लेंगे उसके ऊपर। अब प्लीज़ सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम का बोलने का मतलब क्या है बेटा, तुमको याद हो 369 का अपना पॉपुलेशन था, ठीक है। वो पॉपुलेशन का अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो मुझे नहीं पता वो कैसा कर्व बनेगा। हो सकता है वो पॉपुलेशन का कर्व ये पहले वाला जैसा बन जाए, दूसरे वाला जैसा है, तीसरे वाले जैसा बन जाए, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, मुझे नहीं पता, कैसा भी हो सकता था। बट अगर मैं मान लो उनके सबके सैंपल्स लेना शुरू करूंगा, 369 इज अ वेरी स्मॉल थिंग, इसे 1000 थे, ठीक है। अब उनके मैं सैंपल्स अगर लेना शुरू करूंगा और फिर उनके मीन जो बनाया था अपन ने, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाया था, वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखना शुरू करूंगा तो मेरा धीरे 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 करके वो नॉर्मल कर्व की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। देखो पहले मैंने जैसे सैंपल बनाया, ये पहले पॉपुलेशन 1 का देखो, यहाँ से यहाँ का, ऑब्वियसली इट इज नोवेयर क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपल ऑफ साइज 2 कौन सा ज़्यादा तुम लोगों को क्लोजर लग रहा है इससे, क्या बोलते हैं, बेल कर्व से? तो सर ये वाला।
वैसे ही बचे 2 पॉपुलेशंस के लिए भी वैसे ही लग रहा है। तुम जैसे जैसे सैंपल की साइज बढ़ानी शुरू करोगे, देखो सैंपल यहाँ पे 2 का था, सैंपल थोड़ा सा 5 का हो गया, देखो कितना क्लोजर, एग्जैक्टली वो नहीं है, स्टिल कितने क्लोजर टू बेल कर्व आना शुरू हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले। तुमने सैंपल की साइज और बढ़ा दी। जैसे तुम सैंपल की साइज अप्रोक्सीमेटली 30 एंड ग्रेटर करोगे ना, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। यही सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम बोलता है कि तुम लोगों का 1000 लोग थे, मान लो पॉपुलेशन 1000 का है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बना रहे थे, ठीक है ना, जब तुमने वो बनाया और उसका फिर तुमने कर्व बनाना शुरू किया, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ सुनो, अब मैं जो तुमको एक चीज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये मैं बहुत अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जब जब साइज बढ़ना शुरू होगा सैंपल का, तुम लोग क्लोजर टू पॉपुलेशन जा रहे हो, एरर होने के चांसेस कम है। जब जब तुम्हारा साइज छोटा है, ठीक है, तो अब तुम लोगों का एरर के चांसेस ज़्यादा है। तो ये दोनों एरर के फॉर्मूला डिफरेंट रहने वाले हैं। एक में हम n-1 यूज़ करना पड़ेगा, तो n-1 कब यूज़ करेंगे, जब साइज 30 से छोटा रहेगा, ठीक है। और एक बार हम लोगों को वो कहते हैं n ही यूज़ करेंगे। सर क्या बोल रहे हो, आगे बता पाऊंगा मैं, बट ये चीज़ याद रखना अभी, ठीक है। सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम से कुछ कनेक्टेड नहीं है वो, बट स्टिल यहाँ तक ये ठीक ठाक था अपनी लाइफ। ये देखते जाओ, सॉरी, ये इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं, जो जितना बताया है उसके भरोसे मेजरली आप लोगों को सब कुछ ये समझ में आ जाएगी। क्यूटी, ठीक है लाइफ। अब इन्फरेंसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? इलेक्शन, प्रेडिक्शन, हाँ ठीक है। तो हम जो पूरा चैप्टर करना चाहते हैं उसके बारे में, क्या पूरे पॉपुलेशन से हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक सैंपल से किया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप कलेक्ट कर लिया डेटा। अब जो डेटा उससे बना भी लिया, जो वैल्यू चाहिए थी मुझे, स्टैटिस्टिक जो चाहिए थी वो निकाल भी लिया। अब उसे मुझे इन्फर करना पड़ेगा। अब इन्फरेंसेस हम लोगों को 3 टाइप के रहने वाले हैं, एक पॉइंट इन्फरेंस यानी पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ये 2 एस्टिमेशन रहेंगे हमारे। तीसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। देखो पहले मैं आपको पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में एक डिफरेंस समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि नागपुर का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड्स का, मैंने बोल दिया 86%। मैंने एक सिंगल आंसर दे दिया है, तो वो पॉइंट एस्टिमेशन। एंड ये हो सकता है अगर मैंने पूरा डेटा निकाला होगा, सबका निकाल के एवरेज निकाला हो, तो बेटा वो तो पैरामीटर हो गया। पर अगर सैंपल के थ्रू करके एक आंसर बता दे रहा हो, तो वो क्या रहेगा, पॉइंट एस्टिमेशन। एक हो जाएगा मे बी 84 से 88%, तो वो एक इंटरवल में दिया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ज़्यादा एक्यूरेट रहना चाहिए? गलत, पॉइंट एस्टिमेशन नहीं रहेगा, इंटरवल एस्टिमेशन ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। बट हाँ देखो, अब क्रिश जो आइडिया से बोल रहा है मैं बताता हूँ उन लोगों को, तो इसकी जगह तो बोल दो ना 0 से लेकर 100% के बीच में रहने वाला है। वैसे नहीं, आपको अपसर्ड नहीं, मैं ये क्वेश्चन पूछने नहीं वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या होगा ना, जब पॉइंट एस्टिमेशन मैंने एग्जैक्टली एक पॉइंट बोल दिया है, मैं तो 100% बोल रहा हूँ कि यही आने वाला है। जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा ऊपर नीचे का, तो मैं बोल रहा हूँ 84 से 88 या जो भी था, जो बोला था, तो दैट इज अगेन माई इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। ये मेरे को, हाँ ठीक है, मुझे 95% कॉन्फिडेंस है इसमें आएगा, पर देखो 5% चांसेस अभी भी है कि उसके ऊपर या उससे नीचे रहने वाला है, क्योंकि मैं तो सैंपल के थ्रू कर रहा था मेरे भाई। सैंपल के थ्रू करने में अभी भी एरर आ सकता है, सब जानते हैं। तो आप कितने कॉन्फिडेंट आप वो भी बताओगे। वहाँ पे 99% चांसेस है कि 84 से 88 आएगा, तो 99% चांसेस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे शायद वो बनाया हुआ है मैंने कहीं, एक सेकंड गाइस, आई होप एक सेकंड रुक जाइए तो क्या ना वापस कनेक्ट करना मैं भूल गया। हाँ ये देखो, तुम जब इंटरवल में बता रहे हो, मान लो क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है तुम लोगों की, यानी 84 से 88, इसके बीच में आने के चांस 99% है, बट 1% चांस यहाँ पे या यहाँ पे, इससे कम या उससे ज़्यादा आने के भी तो है। समझ में आ रही है ये चीज़ें? तो ये सब चीज़ें अपन इंटरवल एस्टिमेशन में सीखने वाले हैं। तो चलो पहले लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन बड़ा क्यूट सा है। देखो यस, एस्टिमेशन फोरकास्टिंग होता है, वो तुमको पता है। ये सिंपल से फॉर्मूला दिए हुए हैं, जो सैंपल है
उसका मीन का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रपोर्शन मतलब जो भी फेवरेबल आउटकम है टोटल नंबर ऑफ आउटकम जैसा रहेगा। फेवरेबल नहीं बोलना चाहिए, अगर मान लो 100 लोगों में से 60 लड़के 40 लड़कियां, तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ लड़के, तो 60/100, 6/10, 3/5 वो हो जाएगा। अब देखो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखो, तुमको याद है तुम लोग बचपन में अपॉन √n ही रखते थे उस चीज़ को। अब देखो कि सैंपल छोटे होते हैं उसमें तुमको एरर का स्कोप रहता है, इसलिए उसको n-1 किया गया है, ठीक है। वही अगर मैं पॉपुलेशन पूरा 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 सब लोग है तो वहाँ पे एरर का कोई स्कोप ही नहीं, इसलिए उसको n ही रखा गया है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था, जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी तुम पॉपुलेशन के साइज के और पास पास आते जाओगे, 30 एंड अबव को आप चूज करोगे तो आप लोग n लगा लोगे, और यही अगर उससे कम वाला रहेगा तो आप लोग n-1 करोगे। फेयर इनफ है यहाँ तक। तो देखो ये हो गया सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, और ये क्या हो गया मेरे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। अब बेसिकली होने क्या वाला है ना आपको बताता हूँ मैं। अभी हमको कुछ सैंपल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हम मीन निकालेंगे। हमारा मीन जैसे नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, उसके थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। कुछ तो भी पॉपुलेशन होगा, मुझे पॉपुलेशन का साइज का आइडिया ही नहीं है, बस मुझे पता है जो मैंने सैंपल निकाला है उसके वैल्यूज ये है। मैं पॉपुलेशन का मीन निकालना चाहता हूँ बट पॉपुलेशन है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पहले सैंपल का मीन निकालूंगा। सैंपल का मीन मेरा कुछ आ गया 9, जो सैंपल का मीन आया मैं पॉइंट एस्टिमेशन में, पॉपुलेशन का मीन भी मेरा 9 रहेगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। वैसे फिर मेरे को बोला उसने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो बेटा मैंने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। देखो सैंपल का साइज छोटा था, n-1 यूज किया है फॉर्मूला के अंदर, अंडर रूट ऑफ कितना हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से दूर है का स्क्वायर का समेशन द होल ओवर n-1। 11th में किया है आप लोगों ने ये चीज़ें, यानी वहाँ पे n लिया था, यहाँ पे n-1 क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन था आप लोगों का, ये n-1 आया। जैसे इसका आंसर आ गया, मेरा आंसर आ रहा है उससे 3.1, ये सैंपल का है, तो पॉइंट एस्टिमेशन के साथ मेरा पॉपुलेशन का भी क्या होगा, 3.1 होगा। ये क्या है बेटा मेरा, ये मेरा पॉइंट इन्फरेंसेस यानी पॉइंट एस्टिमेशन चल रहा है। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ कृष्ण क्या बोला था बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ एरर से तू आगे और पीछे का ही तू इंटरवल बना पाएगा, वो दिखाता हूँ मैं तो, रुक जा। और उसका बस फॉर्मूला याद रख। देख अगेन आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिक्स पर्सन, तो मैं इतना ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। 1 मिनट कृष्ण, सॉरी। यस सॉरी कृष्ण क्या बोल रहा था बेटा? इसमें भी और स्टैंडर्ड ऑफ एरर में भी साइज n से बड़ा है तो अपन n लेंगे, और उसमें नहीं अपन यहाँ जो फॉर्मूला दिया गया वही लेंगे अपन। कब वो करने वाले हैं फॉर्मूला, तो को टी टेस्ट और जेड टेस्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ तक है, ठीक है भाई लोग। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, प्रपोर्शन बता रहा है, प्रपोर्शन नंबर फेवरेबल अपन टोटल जैसा है। तो देखो येस वाले कितने, 80 लोग थे आउट ऑफ 200, तो 80 अबाउट 200 आ गया। ये काय का आ गया बेटा, मेरे सैंपल का आ गया, पॉपुलेशन का भी उतना ही मान लूंगा। 9 वाले 100 आउट ऑफ 200, 0.5। अगेन ये वैसे सैंपल का है बट पॉइंट एस्टिमेशन में इसी को मैं क्या मान लूंगा, पूरे पॉपुलेशन का है, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू मी इतना एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, तुम्हारा अनबायस्ड भी हो तो भी। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मैं एक इंटरवल में दूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसमें से कुछ किसी को डाउट या कुछ लिखना विखने की इच्छा है क्या? एक बार देख लीजिए प्लीज, कुछ लिखना है? हाँ यस, ये तुम्हारे ML अग्रवाल की ही है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। सिग्मा बाई रूट एन। इसमें जो है अपन सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला कि पॉपुलेशन का सैंपल का निकालता है बेटा अपन, जो ऊपर दिया हुआ है। कि नीचे मैंने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये तुम लोगों ने नीचे जो मैंने पेंसिल से लिखा है, ये तुमने 11th में सीखा था। तुम लोगों को सैंपल दिया हुआ रहेगा, पॉपुलेशन दे ही नहीं पाएगा ना बेटा। देखो पॉपुलेशन बड़े रहते हैं, पॉपुलेशन कैसा निकालेगा तू? वो देगा जैसा वो साइड देगा, हाँ और वो क्वेश्चन में डिफर कर रहा है, कभी पूछता सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, कभी पूछता पॉपुलेशन का ऐसे गाइस शांत। तो अगर तेरे को इन्फर करना रहेगा तो वैसा पूछेगा। एक बार क्वेश्चन आ जान दे तो तब समझेगा वो चीज़ का, या तू मुझे क्वेश्चन दिखाना, मैं तुझे तब समझा पाऊंगा। और 30 से बढ़िया तो है, 30 से छोटे
यहाँ तक है, ठीक है, लिख लिया है। 2 है बेटा पावर में। चलो अब इंटरवल, सॉरी कोई लिख रहा है, कोई किसने सर सर बोला तूने? हाँ अब देखो इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है, आपको जैसा बताया यहाँ से लेके वहाँ तक के, मतलब मान लो कुछ 20 से लेके 25 तक है, एक लोअर लिमिट रहती है, एक अपर लिमिट रहती है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा ना, शायद से उसका मीन आया होगा 22.5। अब उसने अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह जो है कि मान लो उसको लगा 95% वाला है, तो उससे एक इंटरवल बना, मार्जिन ऑफ एरर लिया होगा उसने कि अब मेरे को लग रहा है एरर का चांसेस है 2.5 मार्क का, ठीक है। तो 22.5 से 2.5 कम और 22.5 से 2.5 ज़्यादा किया उसने, तो उससे उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट आया होगा। जैसे ही वो आ गया तो 20 से 25, बट इसके अंदर भी वो 95% ही कॉन्फिडेंट है। तो यानी क्या हो रहा है, तो ये वाला डायग्राम देखो, फॉर एग्जाम्पल अपने भाई का आया था, एक सेकंड, ये इतना ही, हाँ मैं रेड पेन से जो जो लिख रहा हूँ, अपने भाई का मीन जब उसने सैंपल का निकाला तब मे बी 22.5 आया। उसने मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट जब किया तब उससे उसका 2.5 आया। ट्यूशन पहुंचना है बेटा, एक तू कितने कितने देर में आ रहा है तू? हाँ तो एक काम कर, घर ही जाना, मैं रहूँगा नहीं, बट मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे 10 उसके 5-10 मिनट में ऊपर नीचे। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जल्दी आ, बाय। हाँ सुनो, कहाँ थे अपन लोग? हाँ देखो मार्जिन ऑफ एरर निकाला होगा उसने। क्या होता है मार्जिन ऑफ एरर, कि उसको पता है सैंपल में और पॉपुलेशन में डिफरेंस रहने वाला है, तो उसने मार्जिन ऑफ एरर निकाला, देखेंगे उसके बारे में। उसकी वैल्यू आ गई 2.5, तो उसने यहाँ से 2.5 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 2.5 ऐड किया, तो ये जो इंटरवल था उसका वो आ गया 20 से लेके 25 तक के। तो ये इंटरवल, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये 20 से लेके 25 तक के का। अब सुनो, ये चीज़ के लिए भी वो 95% कॉन्फिडेंट ही है, मतलब 5% चांसेस है वो 20 से छोटा या 25 से बड़ा आए। कभी कभी कॉन्फिडेंस 99% भी होता है, तब और क्या हो जाएगा, यहाँ से कम या यहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस और कम होते जाएंगे आप लोगों के। कभी 90% ही कॉन्फिडेंस रहता है उसको, कोई भी रीज़न से हो सकता है, तुम लोगों को वो मुझे नहीं पता है कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिर वो वैल्यूज़ 20 से कम या 25 से ज़्यादा आने के चांसेस तब भी बहुत ज़्यादा है, 10% चांसेस है, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को एक मीन यानी एक स्टैटिक लग रहा है, जो भी स्टैटिक है तुम्हारे जैसा मीन है, तुमने मार्जिन ऑफ एरर जो फॉर्मूला तुमको यहाँ पे दिख रहा है, वो मार्जिन ऑफ एरर के थ्रू तुम लोगों ने क्या किया है फिर, हाँ तुम लोगों ने इंटरवल्स बनाया। इंटरवल कैसे बनाया, उसमें सबट्रैक्ट किया तो लोअर लिमिट मिल गई, ऐड किया तो अपर लिमिट मिल गई, ठीक है। और तुमको कॉन्फिडेंस लेवल पता है उसका 99%, मतलब 99% चांसेस यहीं पे आएगा, बच्चे 1% चांस इसके बाहर में आ सकता है आंसर, ठीक है। तब ये देखो ये चीज़ है ना यहाँ पे अब दी गई है। हम लोगों को पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाता है, ठीक है, 99% फॉर एग्जांपल। सैंपल स्टैटिक मतलब मीन निकाल दिया हम लोगों ने, फिर हम लोग मार्जिन ऑफ एरर निकालते हैं, उससे हम लोग इंटरवल बनाते हैं। फिर वो इंटरवल जब हम लोग कोट करते हैं 20 से लेकर 25 है मेरा इंटरवल, तो क्या रहेगा ये चीज़ ध्यान रखना है उसके अंदर कि इसमें भी कितना कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको बताना पड़ेगा। 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो उसको 0.95% कॉन्फिडेंस लेवल है बताना पड़ेगा। देखो जितना तुम बड़ा अपना मार्जिन ऑफ एरर करना शुरू करोगे ना, उतना रिजल्ट की क्वालिटी कम रहेगी। जो क्रिश से बात जब मैं कर रहा था, जो बोला था कि क्रिश ये सोच रहा है, देखो मैंने बोला मेरे क्लास का एवरेज इज 60 to 70 मार्क्स, ठीक है, ये बोलूँगा मैं 30 से लेके 100 मार्क्स, अबे और तुमने बड़ा कर दिया इंटरवल। हाँ गलती से मैं 65 से 68 बोल रहा हूँ, तो देखो वैसे मैंने और एक रिजल्ट की क्वालिटी अच्छी दी है, ठीक है। तो वो अब क्रिश बोलेगा सर फिर तो 67.5 भी बता दो वैसा, तो नहीं मैं आपको जस्ट तब एक्सप्लेन कर रहा था, एक क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है। तो अब एक बार के लिए मैं सजेस्ट करूँगा एक कॉन्फिडेंस लेवल, सैम्पल स्टैटिस्टिक, मार्जिन ऑफ एरर वगैरह जो चीज़ें हैं, एक बार के लिए ना ये गो थ्रू कर लो ये तीनों पॉइंट्स, तो आप लोगों को थ्योरी में इतना इशू नहीं आएगा। हाँ बाय द वे एक और कॉन्फिडेंस लेवल था, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जो रहता है दैट इज जस्ट उसको डेसिमल में लिखना, ठीक है। एक बार के लिए तू सा देख लो, 95% कॉन्फिडेंस लेवल अगर है उसको तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, तो 0.95 हो गया। 98% अगर होता है तो 0.98 हो गया था। हाँ हाँ वो भी बताऊँगा मैं। नहीं
वो 5 एंडिंग वाले का स्क्वायर वाला था बस नंबर, वो मैं सब बता दूंगा अभी एक बार के लिए। एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो मैं सब बता दूंगा वाले भी। प्लीज़ बेटा बातें मत करो, पढ़ लो बेटा। अरे भूखे नहीं, 1.5 घंटे की क्लास में चबर 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 खाना जरूरी है। और उसके बाद में उसको उसने बोला मोटा हो रहा है, तो हाँ सर मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत कर रहा है तू? हाँ क्या? लग नहीं रहा है, दोनों जगह मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है बेटा सुरजैन। चलो वही, अब ये देखो, ये मार्जिन ऑफ एरर के थ्रू अपना जो भी स्टैटिस्टिक रहेगा, तो हमारा देखो ये पॉपुलेशन का, ये देखो 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 पॉपुलेशन का पैरामीटर हमारा ये वाले इंटरवल के बीच में लाई करने वाला है ना, ये इतने इंटरवल के बीच में लाई करने वाला है, वो दिया है उसने, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला z अल्फा बाई 2, तुमको स्ट्रेस नहीं उठाना है, उसकी वैल्यू दी जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस लेवल के थ्रू आता है, उसके कोएफिशिएंट के थ्रू, ये सिग्मा बाई रूट n रहती है। एक न्यूमेरिकल आप लोग देखोगे, आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये देखो फॉर एग्जांपल पहला वाला, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, ये 50 ये क्या है? नहीं मेरा बोलने का मतलब है ये सैंपल का साइज है या काय का है? सैंपल का साइज है, ठीक है। सिंपल से सिंपल रैंडम सैंपल, पॉपुलेशन होगा 1 करोड़ का, मुझे नहीं पता, n की वैल्यू छोटे n की वैल्यू 50 मिल चुकी है मुझे, ठीक है। हैविंग अ पॉपुलेशन नहीं सॉरी पॉपुलेशन विथ सिग्मा इक्वल 6 और उसका सैंपल का मीन 32 था, खुद का मीन 32 आया था। तो मुझे बताओ ये पॉपुलेशन का मीन है या काय का मीन है? सैंपल का मीन है, ये भी सैंपल का ही मीन है यार। तो देखो मेरे को अभी तक क्या मिल चुका है, मेरा सैंपल का साइज 50 है, स्टैंडर्ड डिवीजन मेरा 6 है। सैंपल का मीन मेरा इंग्लिश से या फिर ग्रीक से? इंग्लिश से, तो इसकी वैल्यू 32 है। मुझे इंटरवल निकाला है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। सर अब ये क्या आ गया बेटा? वो याद है तुम लोगों को मार्जिन ऑफ एरर में था z अल्फा बाई 2 वाला सिग्मा बाई रूट n, तो ये इसकी वैल्यू के लिए आपको दिया जाता है। आप लोगों को बोर्ड्स में ना वो आगे यहाँ पे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज़ करना है बता देगा, या वो ये चार्ट बना के दे देगा आप लोगों को। तुम्हारा कितना था? 95% था। z अल्फा बाई 2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1.960। तो देखो ये z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1.960, तुमने ये वैल्यू डाली, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, रूट n रूट 50। लकीली क्यूट नंबर आ गया, क्यों 5√2 तुम रैशनलाइज कर रहे हो, तुम्हारे लिए इजी हो जा रहा है। बट अब सुनो, अब अगर बोर्ड्स में ऐसा कुछ आता है जो कि तक क्यूट ना निकले, तो मैं अंडर रूट निकालना सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। टिल 10th हम लोग बच्चों को ये बोलते थे कि अंडर रूट अगर अजीब सा कुछ आ रहा है वहीं छोड़ देना, तुम लोगों को नहीं चलेगा, कि तुम लोगों को आगे से एग्जैक्ट वैल्यूज, एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहिए मैंने, बट वैल्यू चूज करके ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह में आने वाला है। इसीलिए पहले मैं तुम लोगों को बिल्कुल सही तरीका सिखा रहा हूँ नंबर्स का अंडर रूट निकालने का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग 123 का अंडर रूट निकालना है मुझे। तो देखो ये 123 लिखा मैंने, राइट साइड से 2-2 नंबर की पेयरिंग करना शुरू करना पड़ता है। तो ये पेयर बना, ये अकेला रह गया। पहले जो नंबर यहाँ लिखूंगा वही नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके वो 1 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो लकीली 1 ही हो गया, 1 1 सा। फिर ये जो नंबर है उसका यूनिट्स प्लेस क्या है, 1 का तो 1 ही हो रहा है, तो उसको बेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया 2, यहाँ पे दोनों नीचे आ गए। मैं डब्बा डब्बा बोलता हूँ इसको, मैंने बॉक्सेस बना लिया। अब जो अल्फा जो डिजिट मैं यहाँ लिखूंगा वही डिजिट मैं यहाँ लिखूंगा, 4 बोला किसी ने, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो 22 2 था 44, इससे बड़ा हो गया, कोई काम का नहीं, तो मैंने 1 लिखा, 21 1 था, हाँ 21 उससे बड़ा, उससे छोटा या इक्वल, ठीक है। ये हो गया 2। बेटा देखो 11 अप्रोक्सीमेशन के लिए ठीक नहीं है मेरा बोलना है, एटलीस्ट 2 डेसिमल तक के जाना चाहिए आप लोगों ने। अब पहले मैं एक ही डेसिमल का टारगेट रख रहा हूँ, तो उसमें मेरे को 2 जीरो साथ में लाने पड़ेंगे भाई लोग, ठीक है ना। यहाँ तक है, ठीक है। ये लाया 21 का यूनिट्स प्लेस क्या है, उसको ऐड किया मैंने 22, डब्बा डब्बा यहाँ पे डेसिमल सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 लिख दूंगा मैं गलती से, तो 221 1 था थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे को 0 लेना पड़ गया, तो ये हो गया 0। तो सर ये तो 200 ही बचा, यहाँ पे प्लस 0 किया, ये 220 हो गया, यहाँ पे डबल 0 का पैर बना के नीचे लाया। अब बॉक्स 2209 9 सा देख रहा हूँ मैं,
18 + 1 19, हाँ वो जा रहा है, तो ये 9 9 था, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 11.09 है। तो अभी भी अप्रोक्सीमेट क्या, हाँ बेटा वो पूरा कटा नहीं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर था, आगे जाते रहेगा, पर तुम लोग 11.09 या 11.1 भी यूज करोगे चल जाएगा, ये तुम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, इसी की जगह पे एक और तरीका इसका है, जब आप लोग और फास्टर कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, 123 को कोई परफेक्ट स्क्वायर जो है नंबर वो प्लस बचा कुछ है इसमें लिखना है, बट इसको ऐसा मत लिखो 64 प्लस जितना भी बच रहा है वो 64 प्लस जो भी, ठीक है, ऐसा नहीं, सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जहाँ पे पॉसिबल है 100 नहीं बेटा, 121 प्लस 2 11 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, इसको आप 11 तो लिख दोगे, वो 2 को 2 ही रहने दो, अपॉन ये 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 कितना है 22, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, आंसर हो जाएगा मेरा 11 प्लस, ए बाप रे 2 ज़ा नहीं, बाय सॉरी एक सेकंड, ये 11 ज़ा तो जाएगा 11 प्लस 1/11, 1/11 के एक्चुअल में वैल्यू ना 0.090909 चलती है, तो देखो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही अपन पास में पहुँच गए। ठीक है, हमेशा इतना नहीं आता है भाई, हो सकता था मेरा यहाँ से आंसर कुछ 11.13 आ रहा है, यहाँ से 11.09 आ रहा है, चला सकता हूँ मैं, ये तो गलती से मैंने डेटा ऐसा ले लिया कि इतना पास में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, कोई नंबर बोलो, थोड़ा छोटा बोलना है, 3-4 डिजिट तक ही बोलना, नहीं डेसिमल नहीं, 5 पॉइंट कुछ भी बोल रहा था कोई, 576 बोला गया है। ठीक है, चलो 20 का 400 होता है, 25 का 625 होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 966492 529, 24 का स्क्वायर किसी को याद है क्या, ये 576 ही होता है शायद है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, 16 + 1 9, हाँ 570, भाई पागल है, चलो ओए 595 ले रहा हूँ मैं, 595 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको देखो अभी मैं 576 + 19 ले सकता हूँ मैं, हाँ, तो दिस विल बिकम व्हाट 24 + 19 अपॉन 24 इंटू 2 विच इज 48, 2 डेसिमल तक के निकाल रहा हूँ मैं, 19 डिवाइड बाई 48, 4 ज़ा 16 8 16 24 32 + 3 19 नहीं, ये 39 अप्रोक्सीमेटली आने वाला है आंसर, 39838, तो 24.39 तक के आ रहा है। चलो 595 का कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ मैं, वो तो मुझे पता है, बस मुझे शो ऑफ करना है, रुक जाए सेन, तू 576 बोल सकता है शाने, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, हाँ नहीं वो भी छोड़ो, हाँ 595 ना, हाँ देखो 24.39 392 जा रहा है वैसे वो, ठीक है ना, मे बी वो 24.38 मेरे कैलकुलेशन आए, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया 3839 आएगा, यहाँ पे ये आ रहा है, चला सकते हैं इतना। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, कोशिश करके ये यूज़ कर लेना, डेसिमल्स वाले अगर हो ना तो भी तुम यूज़ कर सकते हो, पर तुम्हारे को अगर डर वर है और समय बहुत है लाइफ में तो वो वाले से भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा 1 पॉइंट समथिंग इसमें नहीं आएगा वो वाले तक से आंसर, देख तू बोल 1 पॉइंट क्या लूँ 23, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 0.23, 1 का तो 1 हो गया, ये 0.23 अपॉन 2, 1 का डबल, तो 1.0.115, 1.115, 1.23, 1.109, देखो 1.11 तो आ ही रहा है, यहाँ पे कितना था अपना 1.11, वाओ बहुत पास में, बहुत पास में था। ठीक है ना, चल जाएगा अभी। चलो मुझे बताओ, पहले ये वाला एग्जाम्पल कैलकुलेशन है भले ही, बट तुमको समझ में आ रहा है ये। अब नेक्स्ट वाला देखो बेटा, यहाँ पे और गंदा क्वेश्चन है, लकीली उसने ऊपर मीन स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया था, यहाँ पे निकलवा रहा है यार अपने से वो वाला प्रॉब्लम है। देखो इस सैंपल का मीन निकलवाया उसने, कॉन्फिडेंस लेवल तो चलो ठीक है 95% था, वहाँ से मैं देख लूँगा। फिर देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है उसमें, हाँ चलो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 1.2 है, ये देखो ये इंटरवल बना पाओगे तुम लोग अभी, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो तुम लोगों का इंटरवल अगर 10 से लेके 20 का है तो मुझे बताओ यहाँ पे मीन कितना होगा तुम्हारा, तो मिड वैल्यू मीन की रहती है, तो मीन हो जाएगा 15। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा, -5 + 5 यानी 5 चल रहा है मेरा मार्जिन ऑफ एरर, समझ में आ रही ये चीज़ है। तब यहाँ पे देखो ये दिया गया है मुझे 152 से लेके 160 तक के,
तो इसमें का मेरा मीन कितना हो जाएगा बेटा, 156 हो जाएगा। ये हो गया मेरा मीन। स्टैंडर्ड ऑफ एरर कितना हो जाएगा मेरा, 4 के बराबर हो जाएगा। गुड इनफ है, बचाव चाहिए सैंपल साइज नंबर से तुम लोग कर सकते हो। ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, कुछ इज्जत है क्या क्वेश्चन की यहाँ तक अभी तक है, ठीक है। अब ये देखो, ये इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन पे नहीं जाना है तुम लोगों को, है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये z का जो फॉर्मूला है ना, वो जो फॉर्मूला था हमारा मार्जिन ऑफ एरर का, थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हमारा अगर सिग्मा बाय रूट एन था ना, यहाँ पे z अल्फा बाई 2 क्या अंडर रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस पी अपॉन एन है। देख लो इसको एक बार अच्छे से, मार्क कर लो, एक ही क्वेश्चन है, उसका कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आई वुड सजेस्ट, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, बट यार कितना टाइम हुआ है अप्लाइड मैथ्स आए हुए, 4-5 साल तो हुए, उसमें भी एक बार कोविड आ गया, ठीक है, उसका MCQ का एक आ गया साल, इसलिए उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं, बट तुम लोग एक बार देख लो प्लीज़ यार इसको भी। बढ़ाओ आगे। चलो, दिस वाज एग्जांपल नंबर 5 का वगैरह। क्या हो गया बेटा, नहीं पता अच्छा मेरे को चीज़ तो नहीं, इसे ये नहीं। अब देखो, अब लास्ट चीज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन बेटा, ठीक है ना। अब मैं कोई चीज, एक पॉपुलेशन था, ठीक है, अब वो पॉपुलेशन का जो भी आया, फिर मैंने एक सैंपल को कुछ टेस्ट किया, उससे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, और मुझे पता करना है कि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। पर एक चीज सुनो, अगेन बेटा इट विल डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, तुमको कितनी एक्यूरेसी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो 2 व्हीलर बना रहा हूं, 2 व्हीलर वाला हूं मैं, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी 2 व्हीलर जो बनी है उसका एवरेज जो रहता है, गाड़ी का एवरेज कुछ 40 किलोमीटर पर लीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बाद में तुमने टेस्टिंग किया 40.2 या 39.8, 39.6 या 3941 आ गया, चला लेके, ठीक है ना। बट यही मान लो मैं बना रहा हूं रॉकेट जो मुझे भेजने का है मून पे, वहां पे मैं बोल रहा हूं 40 किलोमीटर पर लीटर चलेगा, और उसके अंदर का 39.9 भी अगर आ गया ना, तो बेटा वो इतना ज़्यादा मेरे को इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो वाले हाइपोथेसिस जो मैंने माना हुआ था सही है के कारण मैं बैठ के चीज़ें बनाऊंगा, पूरा पूरा कैलकुलेशन उससे बनाऊंगा, उतना पेट्रोल डालूंगा या जो भी डालूंगा जिससे वेट कम रहे, पेलोड वेलोड का इशू ना है, फिर भेजूंगा और बीच में मालूंगा पेट्रोल खत्म, गेम ओवर। या सर ज़्यादा डाल दो ना, तुम ज़्यादा डालोगे, कॉस्ट तो छोड़ो, ठीक है बहुत है भाई टैक्स वालों के इसमें पैसा भरने के लिए अपन ले लेंगे सबसे, प्रॉब्लम क्या आएगा, तुम लोगों का वजन उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एयरलाइंस वाले भी होते हैं ना बेटा, इन लोगों को ये वजन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए उन लोगों को, जिससे उनका फ्यूल कम से कम यूज़ हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ों का सही एस्टिमेशन अगर नहीं निकाला हुआ है, थोड़ा भी कम ज़्यादा है, तो उनको कॉस्टली बहुत पड़ जाती चीज़ है, और वो 100,000 रुपये की बात नहीं बेटा, लाखों करोड़ों रुपए की बात आती है उन लोगों के लिए फिर, तो वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैटर करने वाला है। तो अगेन हम लोगों का यहाँ पे भी डिफर करेगा कि हम लोगों को कितना सिग्निफिकेंस अलाउड है, ठीक है ना। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना आप लोगों को 2 तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या बोलता है कि जो पॉपुलेशन है और जो तुमने सैंपल का जो निकाला है वो इक्वल या पास में, इक्वल है मान लो फॉर एग्जांपल, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग मेजरली ये हमें हाइपोथेसिस डिजाइन खुद करनी पड़ती है, जितने हमें क्वेश्चन आए हैं आज तक के इसमें, खुद आपको नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। जब आप वो बना लोगे उसके बाद में क्या होगा, आप लोगों को फिर उसके बाद में चेक करना पड़ेगा कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक बार के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में ना आप लोग यहाँ तक कहते हैं, ऊपर जो पेज है वो 13.12 लिखा है, उसके ऊपर का एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम देखते हैं। आई थिंक वो ऊपर वाला आप लोगों को ML अग्रवाल का दिया है, नीचे ML भार्गव का दिया है बेटा मैंने।
गाइस शांत। शांति बच्चा लोग प्लीज़। इनफैक्ट अब जो मैंने यहाँ पे भी जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई है ना, एक बार वो भी पढ़ लीजिए आप लोग प्लीज़, ठीक है। पी और क्यू वैल्यू नहीं नहीं, वो अपने को नहीं है उतना, सब छोड़ दो चीज़ें। तेरे सैम्पल पेपर में कोई भी इसमें नहीं आएगा। नहीं 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 पूछना लो, वो तो कटा हुआ चीज़ों में से है। तो जो एक बार ये पहले बार ये देख लो प्लीज़ एक बार आप लोग। तेरे को उसकी ना ब्रैकेट में वैल्यू दी जाती है, पहले वो चीज़ कहता बे काट भाई काट। गाइस शांत। अब एक बार ना, यस नाउ रीड दिस। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा था ना कि मैं टू व्हीलर बनाने वाला हूँ या फिर मैं रॉकेट बना रहा हूँ, उसमें डिफर करेगा, वो चीज़ें भी थोड़ी बहुत यहाँ पे दी हुई है। एक और चीज़, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस होती है, मतलब जो चीज़ यहाँ हो रही है उसका एग्जैक्टली अपोजिट जो रहेगा बचा कुचा वो दूसरी जगह पे रहेगा। वो ठीक है, जब हम बनाना सीखेंगे हाइपोथेसिस तब देख लेंगे। शांत बेटा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग प्लीज़। अगेन दिस कैन कम इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन के रैंडमली कुछ भी इसमें। और जितने स्टैटिस्टिक्स के देखे हैं ना हम लोगों ने, एटलीस्ट एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, एक से दो क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में आ रहा है। इट कैन बी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालो या कुछ भी निकालो करके। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नहीं पूछना चाहिए इतना फुद्दू सा, बट स्टिल पूछ सकता है कुछ भी हो। उसमें दो रहे तो अपन n+1 + n+2 -2 करते हैं ना। क्या मैं सुना नहीं, एक समझ रहा क्या। उसमें दो सैंपल है तो n+1 n+2 -2 n1 + n2 -2, n+1 नहीं। हाँ चलिए ओए, अब देखो हम लोगों को ना कैसे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें खुद बनाना पड़ेगा, वो देखते हैं। देखो तुम लोगों को जो भी स्टेटमेंट वहां पे दिया गया है, अगर उसमें इक्वालिटी की साइन अगर आ गई तो वो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस बन जाएगा और बचा कुचा तुम्हारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा। सब मतलब क्या, तो ये बात देखो, अच्छा ये यहीं पे दिया हुआ, सॉरी। हाँ ये देखो एक बार ये पढ़ो। सपोज अ पर्टिकुलर मोटर बाइक हैड एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 km/L। ये थी पहले से उसकी बोली हुई। एक रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने वापस एक नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बनाया और उन्होंने बोला कि इस कारण से हमारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। द न्यू इंजेक्शन विल हैव एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक्सीडिंग 40 km/h। ये एक्सीडिंग 40 km/L का मतलब क्या हो गया है कि मेरा नया एवरेज ग्रेटर दैन 40। अब इसका एग्जैक्टली उल्टी चीज क्या हो जाएगी, लेस दैन इक्वल्स टू 40। इक्वालिटी साइन पहले वाले में आई है या दूसरे वाले में आई है, दूसरे वाले में, तो बेटा वो बन जाएगा मेरा नल हाइपोथेसिस, ये बन जाएगा मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो अभी टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। ये वाले का एक बार एग्जांपल अपने मन में पढ़ लो आप लोग, यानी वो छोड़ो, वो हेडिंग जो दी है, एग्जांपल पढ़ लो आप लोग। देखो एटलीस्ट 150 ग्राम्स होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 150 या उससे ज़्यादा। तो मेरा मीन बोल रहा है या तो सॉरी 150 के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो उसको ऐसे लिखते थे हम लोग। तो एग्जैक्टली अपोजिट ये हो जाएगा उसके लिए, जिसमें इक्वालिटी है इसमें इक्वालिटी है, तो ये बन गया मेरा नल हाइपोथेसिस, ये बन गया मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये देखो
ये वाला और अच्छा है। एक टू टेल टेस्टिंग करके भी नाम आने वाला है आप लोगों को एक एग्जाम्पल में। टू टेल टेस्टिंग में भी ऐसे ही बनने वाले हैं आप लोगों के लिए, और टू सैम्पल टी टेस्ट में तो यही बनते हैं। चलिए अब देखो क्या दिया गया है इसके अंदर, टू एक्शन ये ब्ला 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 ब्ला, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा को क्या दिस टाइप ऑफ ये फॉर एग्जाम्पल on the basis of a sample of parts from a shipment just received, a quality control inspector must decide whether to accept the shipment or to return if it's a specification मिलते हैं। Assume that a specification of particular requires exactly mean length to be equals to 3, उससे कम भी नहीं चलेगा उससे ज़्यादा भी नहीं चलेगा, तो या तो तुम्हारा मीन 3 होगा या उससे कम या उससे ज़्यादा, मतलब नॉट इक्वल्स टू 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरे लिए इक्वालिटी और नल हाइपोथेसिस, दूसरा वाला हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। समझा यहाँ तक के? ये तुम लोगों ने अभी हाइपोथेसिस डिजाइन करना सीखा, तुम उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे उसके बारे में अपन लोग आगे देख रहे हैं, बट पहले उसके लिए एक एरर देख लो। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, हम लोगों को वैसे टाइप 1 एरर के बारे में ही है। देख लो, अगर मान लो ये देखो, ये जो है ना ऊपर H0 ट्रू H8 ट्रू, अगर रियल लाइफ में नल हाइपोथेसिस ट्रू था और हम लोगों ने जो टेस्ट किया उसमें भी नल हाइपोथेसिस ही ट्रू आया है, बढ़िया। अगर रियल लाइफ में नल हाइपोथेसिस ट्रू था बट हमारी टेस्टिंग में गलती से वो फॉल्स आ गया है, तो इसे हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। अब मैं इसकी बात करूँ वैसे, ये वाले की, अगर रियल लाइफ में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू था और हमने भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, करेक्ट है। बट अगर रियल लाइफ में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू था बट हम लोगों ने गलती से नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान लिया, यानी ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो हो जाएगा टाइप 2 एरर। अब ये आप लोगों को रैंडम से एमसीक्यू के अंदर कुछ भी आ सकता है, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 और एरर, दिस इज करेक्ट कंक्लूजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी मेरे को पता नहीं कैसे बनते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा बट कुछ भी ऐसा बन सकता है। हाँ स्पर्श, कोई डाउट है बेटा? सो ये वापस एक्सप्लेन करोगे क्या एरर वाला? रियल लाइफ में अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था, ये देखिए यहाँ पे जो क्या ये जो लिखे हुए हैं ना पूरे के पूरे ये साइड से, ये रियल लाइफ के है और ये मेरे टेस्टिंग से आया है। अगर रियल लाइफ में भी नल हाइपोथेसिस ट्रू था, तेरे हिसाब से भी नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो बहुत बढ़िया। रियल लाइफ में नल हाइपोथेसिस ट्रू था बट तूने तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, तो टाइप 1 एरर है। रियल लाइफ में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू था, तूने भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है मतलब नल को रिजेक्ट कर दिया है। एक काम करना, यहाँ पे लिख देता हूँ, नल को रिजेक्ट करना मतलब एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दोनों के दोनों ट्रू थे, यानी तेरा भी ट्रू है उसका भी वही सेम अगर आ रहा है तो कंक्लूजन करेक्ट है। बट अगर मान ले रियल लाइफ में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू था बट तूने नल हाइपोथेसिस को ट्रू बोल रहा है, तो दिस इज टाइप 2 एरर, ठीक है। अब देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉट रियली गेटिंग मच डीप इनटू दिस थिंग। पहले एक समझ लो, वन सैंपल जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम लोग अभी देखने वाले, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू n-1 चलती है, वेयर n इज द सैंपल का साइज, ठीक है ना। और यही अगर मान लो 2 सैंपल टी टेस्ट अगर चल रहा है, 2 सैंपल टेस्ट चल रहा है, वहाँ पर 2 सैंपल्स रह गए, पहले सैंपल का साइज n1 मान लो, दूसरे का साइज n2 मान लो, तो n1 + n2 - 2 रहने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। अब आगे देखो, टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अगेन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली तुम लोग ये देखो। अब तुम्हारे बुक में ना देखो, वैसे 2 टेस्ट होते हैं, एक जेड टेस्ट होता है, एक टी टेस्ट होता है, ठीक है ना। हम लोगों को वैसे जेड टेस्ट कटा हुआ है बट हम लोग उसको भी करने वाले, क्यों? क्योंकि उसका भी फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसा ही है और पूछने को पूछ सकता है। पहले देखो आप लोग ना, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। जो लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ये t = मीन माइनस मीन एंड डिफरेंस इन द मीन, ये डिफरेंस इन द मीन क्या क्या है? ये एक्चुअल पॉपुलेशन का और ये तुम्हारे सैंपल का ओवर σ/√n जो आ रहा है। ये किसके लिए हो रहा है बेटा? हाँ, ये हो रहा है जब सैंपल साइज 30 है उससे बड़ा है। ये जेड टेस्ट है, ये आपको नहीं है बट पूछने को पूछ सकता है वो। तुम खुद सोचना, देखो सैंपल 30 है, 30 से बड़ा अपन ने पहले ही बात किया था, याद है तुम लोगों को? पॉपुलेशन के पास पहुंच रहे हैं तो अपन लोग ओवर √n करेंगे,
बट यही अगर मान लो पॉपुलेशन में 30 से कम है, मतलब मेरे सैंपल साइजेस छोटे हैं, तो तब हम नीचे √n-1 करने वाले थे। याद आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? ये दोनों एक्चुअल में इक्वल होती है, बट इसका डेरिवेशन को है नहीं, इज नॉट गेटिंग इनटू इट। इसके सिवाय देखो, क्योंकि तुम यहाँ पे पहले जेड टेस्ट में पॉपुलेशन की तरफ बढ़ने वाले थे, इसलिए देखो ये सैंपल कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आप लोग कहाँ के पास में रहने वाले थे? सैंपल छोटा, ये तो सैंपल के पास में ही आप लोग, तो वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल है, ठीक है ना? तब ये देखो, ये दो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये दो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको बहुत इशू आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय पे। प्लीज गाइस, अगर नहीं है तो लिख लो अपने पास में ये वाले। देखो ये टी वैल्यू आप एक निकालते हो, उससे क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ अच्छा, स्लैश है वो अपॉन है। बेटा प्लीज बातें नहीं ना, प्लीज बातें नहीं। एक सेकेंड, मैंने बोला था क्लास में करेंगे, आज एक बार ये हो जाए खत्म, फिर मैं कर दूंगा। गाइस शांत। अब देखो, ओए अब प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले ना ये क्वेश्चन बकवास ही नहीं कर रहा, सबसे पहले अपन लोग n की वैल्यू देख लेंगे, और उससे देख लेंगे हम टी टेस्ट करेंगे कि z टेस्ट करने वाले हैं। टी टेस्ट को स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोला जाता है। देखो द एवरेज हार्ट रेट छोड़ 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 छोड़, ग्रुप ऑफ 25, n की वैल्यू 25 आ गई, कौन सा करोगे? टी टेस्ट। अबे 25 आई है n की वैल्यू, अबे एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 शायद छोटा है 30 से। हाँ तो ये Z टेस्ट है मेरी माँ, ये पहले वाला जो ये लिखा हुआ है ये, अच्छा ये टी टेस्ट है, ये Z टेस्ट लिखा हुआ है जो पहले। अरे मेरी माँ ये देख, दिस इज Z टेस्ट। तेरे n की वैल्यू 25 अगर आई है तो तेरा ये वाला यूज करेगा ना, तो दिस इज टी टेस्ट, तो टी टेस्ट यूज करोगे ना। अरे वो टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इतना बड़ा तो Z टेस्ट लिखा है ना, हिट। अरे पागल, वो मतलब भाई अलग कंफ्यूज हो रहे हो। अब ध्यान दो, ओए 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 ओए, अब सुनो, तुमको 25 दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 24, ठीक है बेटा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद में ना उसके थ्रू एक टी की वैल्यू निकालनी पड़ती थी पहले, पर तुम्हारे बोर्ड में दिया जाता है वो पीछे चार्ट वार्ट से, वो सब चीज़ें तुमको यहाँ पे दी जाएगी। एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 ये टी की वैल्यू आ रही है उनकी, तुमको तुम्हारी टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टी का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, डिफरेंस इन द मीन, ठीक है ना, अपॉन सिग्मा बाय रूट ऑफ n-1। तुम वो सब चीजें यहाँ से निकालना शुरू करोगे। देखो द एवरेज हार्ट बीट फॉर द इंडियन 72 बीट्स पर मिनट। मुझे बताए पॉपुलेशन का है या सैंपल का है? पॉपुलेशन का हो गया मेरा। टू लोअर हार्ट रेट 25 लोगों को उठाया, द सैंपल वाज टेस्टेड आफ्टर 6 मंथ्स टू सी अगर ये ग्रुप का कुछ कम हुआ गया, तो ये ग्रुप का 69 बीट्स पर मिनट हुआ था, तो ये 69 ये क्या हो गया है?
सैंपल का मीन हो गया है मेरा, स्टैंडर्ड डिविएशन तो वो एक ही देता है, वो जो भी दे अपन वो डाल देंगे। तो यहाँ से मैं मेरे टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने मेरे टी की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो ये अबे वो अंडर रूट यहाँ पे लिखना बोलो शायद से मैं, ये दिस इज नॉट n माइनस वन, इट वाज सपोज टू बी रूट ऑफ n माइनस वन। सब वैल्यूज डाला। अब देखो ये सैंडविच टूल के ना रूट 24 वैसे ऊपर जाता है तो कोई सब समझता है ना, उसकी वैल्यू मेरी -2.26 आ गई। नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको मॉड्यूलस ले लेना है। तुमने जैसे ही मॉड्यूलस लिया तो 2.26 आ गई। अगर मान लो तुम्हारे t की वैल्यू उसके t की वैल्यू से ज़्यादा आ गई है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। समझा ये चीज़? तो अब हम लोगों को पहले नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है, वो तुम लोगों को जम जाएगा, जैसे सिखाया। तुमने अपनी t की वैल्यू निकाली, देखना वो n फॉर्मूला रहेगा या n माइनस वन रहेगा। निवेदा एक मिनट रुक बेटा, क्या हाँ तुमने तुम्हारी t की वैल्यू निकाली, जो तुम्हारी t की वैल्यू आई उससे देख लो उसकी t की वैल्यू क्या है, कंपेयर करना। अगर तुम्हारी t की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो नल हाइपोथेसिस जो था वो रिजेक्ट हो जाएगा, वरना फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ यस निवेदिता बोलो बेटा। सर आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। अरे यार रुक, सुनो अभी आ रही है क्लियर? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम लोगों ने नल हाइपोथेसिस निकाला, ना तुम्हारे टी की वैल्यू निकाली, उसका मॉड्यूलस लिया, वो वैल्यू अगर उसके जो दिए हुए टी की वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर आ गई तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। समझा ये चीज़? अब इन लोगों के इसमें सो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है, अपने इसमें आंसर आया रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, करेक्ट बेटा। उसका नल हाइपोथेसिस जो बना, अपना जो नल हाइपोथेसिस बनाया ना एग्जैक्ट अलग बन रहा था, तो इसलिए उसका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। तुम लोगों को ये जो बता रहा हूँ ये ऐसे ही करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट कोई कोई कर रहा है क्या इसमें कुछ भी? यस वेटिंग सॉरी, वो नल हाइपोथेसिस तुम लोग देख लो। हाँ बेटा वो वही है, इन लोगों ने कोई और वे खेलते हैं, पूरा फॉर्मूला वगैरह वो यूज़ किया हुआ है तरीका। देख जितना मैंने जो देखा है ना बेटा, वो सब बुक्स अलग अलग कर रही है, फॉर्मूला तक के अलग अलग यूज़ कर रही है। इनफैक्ट फाइनल आंसर भी कुछ कुछ सेम क्वेश्चन का अलग अलग है ऑन इंटरनेट, बुक के तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ही नहीं। तो उस कारण से मैं एक तरीके पर स्टिक कर रहा हूँ, वो ये वाला तरीका है। तो इसलिए आई वुड रियली वांट टू स्टिक ऑन दिस। और वैसे लकीली बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन, जो बोर्ड बोल रहे थे जो पेपर्स वगैरह थे उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, जिसमें इतना एग्जैक्ट अपोजिट आंसर आ जाए उनके सैम्पल पेपर से और अपने सोल्यूशन अपने से, ठीक है? हो गया बेटा ये सर? एक सेकंड बता रुक, क्या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी रहता है वो एक्सेप्ट होना। हाँ यस बोलो बेटा। सर इसका नल एंड अल्टरनेटिव कैसे हाइपोथेसिस बनाए एक बार बताओ ना। ये देख वॉज दिस इफेक्टिव इन लोअरिंग, लोअरिंग मतलब मुझे 72 जो था एवरेज उससे कम लाना था, तो ये हो गया लेस देन 72। दूसरा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 72, करेक्ट? जहाँ पे इक्वालिटी थी उसको नल बनाया बेटा मैंने, करेक्ट? यस सर। और दूसरा एक ऑल्टरनेट बनाया बेटा मैंने। यस सर। देखो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है मतलब मेरा क्या था नल हाइपोथेसिस कि वो बढ़ा देगा या इक्वल रहेगा, यानी कम नहीं करेगा बेसिकली, उसका ये बोलना था। बट वो रिजेक्ट हो गया है मतलब वो जो भी दवाई या रिसर्च थी यस वो कम करने वाली है। देखो उसका भी फाइनल आंसर वही आ रहा है, यस दिस वाज इफेक्टिव इन लोअरिंग द हार्ट रेट, जो भी है हार्ट बीट्स। उसका बेटा एग्जैक्टली अपोजिट है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और ये हाइपोथेसिस वैसा है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, हमारे n की वैल्यू 30 आ जा रही है। जैसे n के लिए 30 आई हम लोगों को कौन सा टेस्ट करेंगे क्रेश? थैंक यू, हाँ रूट एन वाला टेस्ट करेंगे, z टेस्ट करोगे आप लोग। आपने वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्टली वही चीज़ करनी है भाई लोग, ठीक है ना? वो नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर सब कुछ करके समझा ये वाला क्या हुआ है। दिया हुआ ही रहेगा बेटा, नहीं वो देख ये वाली बुक में नहीं दिया हुआ है पर तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा। ये वाली बुक क्या बोल रही है, तुम पीछे उससे निकालो,
जैसे तुम लोगों को लास्ट ईयर वगैरह जैसे लॉग टेबल होता था, इस साल तुम्हारे को वो प्रोबेबिलिटी वाले में जो है वो आखिरी वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तुमको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तुम लोगों को वहाँ पे वैल्यू दे रहा है वो, या फिर वो छोटा टेबल का उतना बना के दे रहा है। वैसे या तो तुमको छोटा टेबल का बना के दे देगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना, टी एट 0.025 कितना, वो खो जाएगा तुम्हारा। अब ये Sir? तुम्हारा, हाँ बेटा बोलो, सॉरी। एक टी हमें निकालना है एंड एक टी ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, राइट? जो तू निकाल रही है टी, उसके मॉड्यूलस की वैल्यू अगर ज्यादा है उसके दिए हुए टी से, उसका दिया हुआ टी का मतलब क्या होता है बताएगा, देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कितना होना चाहिए और तेरा कितना आ रहा है। अगर तेरा उससे ज्यादा अगर आ गया तो तेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। कम आया तो और एक्सेप्ट अगर होता है, ऐसे कम आया तो एक्सेप्ट होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पे हुआ है, मॉड टी की मेरी वैल्यू 1.997 आ रही है, उसकी जो भी आ रही होगी, ठीक है ना श्री? घर Yes, पर जा sir. बेटा, मैं पहुंच ही रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बाय। अब ये देखो, ये वैसे ही दो क्वेश्चंस वगैरह जो थे, ये सब कुछ वही है ना, तुम्हारे को अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये प्लीज़ एक बार आप लोग ट्राई करना, आपके इसमें पीडीएफ शेयर किया गया है। अब सुनो, इसमें भी ना ये आगे की तो बकवास है, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तुम्हारे को मीन निकालना पड़ रहा है। यार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो यार आत्महत्या कर लेना या छोड़ देना बेटा, दोनों में से एक ही। वो वैसे ही तुम्हारे को 11th में परेशानी होती थी, यहाँ पे और पता नहीं क्यों, छोड़ो बस, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में तो बच गया। अब सुनो, अब ये लास्ट पार्ट का पीडीएफ ना मेरा जो पिछली बार भी उड़ा हुआ था मुझे मिला नहीं है, तो अब देखो, अब टू सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है ना, ये दो सैंपल्स, ये दोनों सैंपल्स के कंपैरिजन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, या फिर इसका इससे कितना डिफरेंस है, तो इसे बोला जाता है टू सैंपल टी टेस्ट। ये सैंपल की साइज n1 है, ये सैंपल की साइज n2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुक जाइए, क्या क्वेश्चंस कौन से थे? हाँ, क्वेश्चन के पहले एग्जैक्टली जो हमने पहले किया था वही करना है। यहाँ पे t की वैल्यू देख लीजिए आप लोग, x1 एंड मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 द होल ओवर अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस s2 यानी प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 रहने वाली है। ये तुम्हारे t की वैल्यू आने वाली है, समझा यहाँ तक है? वो अपना t देगा, उससे एग्जैक्टली सेम देगा, तुम कंपेयर करोगे, तुमने जब कंपेयर करोगे उससे अगर तुम्हारे टी की वैल्यू, मॉड टी की वैल्यू बेसिकली ज़्यादा आ गई तो रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, और अगर कम आ गई तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब सुनो, टू सैंपल टी टेस्ट का बहुत इजी होता है ये लिखना, क्या कहते हैं इसको, हाइपोथेसिस लिखना। इसका हाइपोथेसिस सिंपल सा ये चलता है कि दोनों सैंपल्स के मीन्स जो थे, यानी दोनों का ये इक्वल आ रहा है, दिस बिकम्स नल हाइपोथेसिस, एंड ऑल्टरनेटिव आता है कि ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो एक एग्जांपल देखो, मैं जैसे ऐसे बता दे रहा हूँ इसका। IQ ऑफ 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम वन सिटी शोज अ मीन ऑफ, ये मतलब मान लो कोई एक सिटी 1 है, ठीक है, इसका सैंपल साइज है मेरा 16 स्टूडेंट्स, इसमें का मीन मुझे दिया गया है 107 और स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे दिया गया है 10, और वही सिटी 2 का साइज मुझे दिया गया है 14, उसमें का मीन मुझे 112 दिया गया है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, 8 दिया गया है मुझे, ठीक है। मुझे टी की वैल्यू जो उसने दी है भाई ने अपने 2.763 दी है, मुझे पता करना है कि अब इसमें से क्या आंसर रहने वाला है, कि मैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। तो मेरा नल हाइपोथेसिस ये रहेगा कि ये पहले वाले का मीन और दूसरे वाले का मीन सेम है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं ये निकालूंगा, अगर मेरे टी की मॉड्यूलस वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब वो अलग अलग है, और अगर ई कम आ गई तो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब बढ़िया चल रहा है लाइफ। समझा है ये? हाँ, इसमें ये 30 से बड़ा 30 से छोटा वाला सोल्जर नहीं है ना? नहीं, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी इशूज है पक्का? अब देखो गाइस, अगेन सेइंग, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, यू विल हैव टू गो बैक, यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। और देखो, अब क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं ना तुम लोगों को, तो बहुत इधर उधर पढ़ने की जगह पे जो तुम्हारे ये CBSE का जो तुमने बुक खरीदा था, बीट ओसवाल, बीट अरिहंत, या फिर तुम्हारे को स्कूल के पेपर्स में जो आया हुआ है, पास्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ है, या जो भी है, उसने ये क्वेश्चन एक बार कर लो अटेम्प्ट। तुमको जो क्वेश्चन में डाउट आता है फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजो,
देखो अभी क्या है ना प्रॉब्लम, मेरा जस्ट अभी है ना थोड़े दिनों में 10 तो मेरा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा, उन लोगों का रिवीजन बैच वगैरह भी और वे भी बच्चे से पेपर करेक्शन के लिए आ रहे हैं। मेरा 9th का वैसे पोर्शन खत्म हो गया, बट उनका पढ़ाना पड़ता है एग्जाम के एक दिन पहले तक के का, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 11th वालों का भी हमारा बहुत रिलैक्स हो गया है, तो मेरा टाइम अच्छा खासा रहेगा, बट स्टिल माई बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग 9:30 के आसपास में। अगर किसी को कुछ क्वेरीज वेरीज रहती है तो उस समय का ना मेरे से स्लॉट लेके आ जाया करो, और पहले ही पूछ लिया करो, ऐसा नहीं क्योंकि लास्ट राउंड में, क्योंकि उस समय क्या होता है मैं 4-5 लोगों को कमिट अगर किया हुआ है, फिर तुमको भी बुला लूँ कोई कारण से मैं, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, मेरा समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इसलिए प्लीज़ गाइस अपना खुद का समय बचाते हुए आना शुरू करो, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना शुरू करो। बचा हुआ बेस्ट ऑफ लक गाइस।